तो ये झुग्गी झोपड़ी का वार पलटवार देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं भैया जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन किसका? अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। पवन गोयल साहब है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, राज शर्मा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आलोक पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जाने माने हमारे साथ जुड़ गए हैं और रमन सिंह आजाद नेता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे राज शर्मा साहब आपसे। राज शर्मा साहब, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, मतलब मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप बहुत करीब से देख रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं आप दिल्ली में, वो दिख भी रहा है। आप आज आपके नेता ने जो है खुला आगाज कर दिया है। लेकिन राज शर्मा साहब, ये बीजेपी वाले या आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं भाई ये थर्ड पार्टी हैं, ये थर्ड पार्टी है, ये तीसरे नंबर वाली लड़ाई है इनकी। और दूसरा, इंडिया गठबंधन में ये जो दरार पड़ी है उसका भी कारण आप ही को माना जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया राज शर्मा साहब। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं शिवम भाई जी। आज की तारीख में हर पार्टी का जो स्तर है वो बिल्कुल निकृष्ट हो चुका है। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये कहते हैं हम ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 11 साल से केंद्र सरकार में, वो किसी भी प्रदेश में जहां किसी की भी विपक्षी पार्टी की भी सरकार है वहां भी काम कर सकती है। दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी से विनम्र तरीके से पूछना चाहूंगा, आपने जो वादे किए थे, जिस चीज से आपका जन्म हुआ था, क्या उसमें आपने 20-30% भी खड़े उतरते? लोकपाल आपने बना दिया। मैंने देखा था कि बड़े बड़े झंडे ऐसे ऐसे लहराए जाते थे, उस झंडे का वजन उठाना भी कमजोर व्यक्ति का काम नहीं होता था। एक बात आपको शिवम भाई, आप शायद मानोगे इस बात को जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मसम्मान, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मा। मैं अपने देश से बढ़कर किसी को नहीं मानता। मेरा देश रहेगा, मेरे देश के नौजवान नौकरियां पाएंगे, तब हम शायद कुछ विश्व गुरु बन सकते हैं। आज क्या चल रही है? झुग्गियां देंगे, झुग्गियों को मकान बना देंगे, फ्री राशन दे देंगे। मैं कह रहा हूं, अगर अच्छा होता कि झुग्गियों वालों के आत्मसम्मान से ना खेलते, उनको कहते हम हर एक झुग्गी से, हर एक झुग्गी का परिवार आए, अपनी पूरी डिक्लेरेशन दे, अगर 5 परिवार है आपस में सहमति बताएं, एक को सरकारी नौकरी दे देंगे। डिपेंडेंट नहीं बनाना है। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने कभी डिपेंडेंट नहीं बनाया। मेरा बेटा फॉरेन गया, हम उसे छोड़ने भी नहीं गए, हम तेरी हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली यू हैव टू सर्वाइव। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी विश्लेषक बैठे होते हैं, अभी प्रवक्ता बैठे होते हैं, शाम आम आदमी बैठे। जब हम टीवी पे बोलते हो तो हमें एक बात जाननी चाहिए शिवम भाई, हमें देश के करोड़ों लोग आपके चैनल के व्यूअर के माध्यम से हमें देख रहे हैं। हमें ऐसा कोई शब्द नहीं कहना बिल्कुल जो आने वाले टाइम के लिए मेरे देश के लिए खराब हो। राज शर्मा साहब, मेरा आपसे एक सेकंड, मेरा एक सवाल ले लीजिए। अभी आपने कहा कि डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए भाई, झुग्गी झोपड़ी वाले अपने परिवार लाएं, वेरिफिकेशन करवाएं, एक सरकारी नौकरी दे दीजिए। आपने कहा मैंने अपने दोनों बेटों को भी नहीं बनाया, हम तो एयरपोर्ट छोड़ने भी नहीं गए थे। आपकी सारी बातें मान लेता हूं। ये कल जो आपकी पार्टी ने दिल्ली में तीसरी योजना लॉन्च की है, ये 8500 या 8700 रुपया आप दे रहे हैं, ये इस हिसाब से तो आप डिपेंडेंट ही बना रहे हैं राज शर्मा साहब। इस हिसाब से तो आपको ये गारंटी वापस लेनी चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं, डू एज डू द रोमांस डू, सोसाइटी मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या हुआ? मैंने देखा पड़ोसी ऐसा कर रहा, मैं भी ऐसा करने लगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, हमें देश को डिपेंडेंट नहीं इंडिविजुअल बनाना है। एक मेरा देश विश्व गुरु कब बनेगा? उसके 5 तत्व ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानते होंगे, ना यहाँ पे बैठे विश्लेषक जानते होंगे, क्योंकि आज की तारीख में राज शर्मा भी अपना किरदार नहीं भूलता, लेकिन कुछ विश्लेषक बैठते हैं तो वो अपना किरदार भूल जाते हैं। हमें नहीं भूलना। शिवम भाई, एक और बात कहता हूं, जीवन में इस देश के लिए आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बनो या ना बनो,
लेकिन देश के लिए प्रोडक्टिव सिटीजन जरूर बनना। बिल्कुल। मैं यहाँ पूछूंगा सवाल, अभी सारे लोग बोलेंगे। हाँ, अभी मैं पांडे जी से कहना चाहता हूँ, विश्लेषक साहब थे, आलोक पांडे जी से, हाँ। ये हंसने का विषय नहीं है। हाँ। देश बड़े नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। अगर आज हंसोगे, आज पांडे जी मेरा आपसे कोई अरे पांडे जी आप तो विश्लेषक हो, अरे आप तो विश्लेषक हो, आपको क्या डर है, आपको क्या लेना। मैं ये कह रहा ये अच्छा, क्या देश संवेदनशील स्थिति से गुजर नहीं रहा? हाँ या ना बोलो। अरे भाई, तो आपको जनता की लोग जाइए वो सब। अरे पहले मेरी बात, अरे भाई एक मिनट पांडे जी, एक सेकंड, राज शर्मा जी और आलोक जी, देखिए शुरुआत में एक एक बार सबका वक्तव्य हो जाए, उसके बाद फिर जो है हम आएंगे और चर्चा लंबी चलेगी। एक एक बार सबका हो जाए। राज शर्मा जी, काफी लंबा हो गया। पवन गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन गोयल जी, आप दिल्ली वालों को डिपेंडेंट बना रहे हैं, किसी दूसरे पर आश्रित कर रहे हैं। अगर आप सबको झुग्गी झोपड़ी वालों से इतना प्यार है तो जो राज शर्मा साहब कह रहे हैं वो कर दीजिए, परिवारों को बुलाइए, वेरिफिकेशन करवाइए, नौकरी दे दीजिए। और दूसरा ये कि झुग्गी झोपड़ी से डर तो आपको भी लग रहा है पवन गोयल जी, आपको भी लग रहा है कि मामला खिसक न जाए कहीं हाथ से, इसीलिए आप भी वार पलटवार कर रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी आपको जिधर ले जा रही है आप उधर जा रहे हैं। पवन साहब, पवन जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज म्यूट है। हाँ शिवम जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, अब बोलिए। शिवम जी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहीं नहीं ले जा पा रही। आम आदमी पार्टी अपने वादों को भूल गई है कि 2013 में क्या वादे किए थे, 2015 में क्या वादे किए थे, 2020 में क्या वादे किए थे और 2025 में क्या वादे किए। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 2013 में कुछ और वादे थे, 2015 में कुछ और वादे थे, 2020 में कुछ और वादे थे और 2025 में बिल्कुल नए वादे हैं। उदाहरण के तौर पर 76 वादे किए थे, 7.5 पार में किए। दूसरा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को डिपेंडेंट बना रही है, तब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के अंदर जो गरीबी है, गरीब राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार में आए उनको घर बना के दे। उदाहरण के तौर पे 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार ने 4 करोड़ पीएम आवास योजना के हिसाब से घर दिए, और अब 2024 से लेकर 29 तक 3 करोड़ लोगों को और घर देने का काम है। देखिए, हमारा देश कोई अमेरिका और लंदन, यूके, यूएस की तरह, यूरोप की तरह इतना विकसित नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे फंड्स हैं। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी वहां पर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जो सरकार ये काम कर रही है, 4 करोड़ घर वो, 3 करोड़ वो। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो राज्य की सरकारें होती है उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस बार आपने देखा इस तरीके से 1675 फ्लैट मिले, उससे पहले 2800 फ्लैट मिले, दिल्ली की जनता को मिले, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। और 4 करोड़ का एग्जाम्पल और आने वाले 3 करोड़ का एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने रखा। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से आम आदमी पार्टी पे चल रही है, इसका आप मुझे जवाब दे दीजिए, जिस तरीके से आपने तुलना की। ठीक, पवन गोयल जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक पांडे जी, आमतौर पर जब आप डिबेट में होते हैं, आप लोग जो है अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज राज शर्मा साहब जो है पहले से ही थोड़ा खतरनाक मूड में दिख रहे हैं। तो आलोक पांडे जी, मैं आपसे, हाँ मैं आऊंगा। पवन गोयल जी, मैं आपके पास फिर भी आप लेट बुला लीजिएगा। अच्छा बोलिए। हाँ, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने अभी डिबेट शुरू करते ही ये बोल दी सारी राजनीतिक पार्टियों का स्तर गिर गया। तो मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस पार्टी का स्तर बिल्कुल गिर गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से ये अमेरिका रोब दिखा रहे हैं और चैनल पे बातें कर रहे हैं कि इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और किसी को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं इनको याद दिला दूं, राहुल गांधी जी ने 1 लाख रुपए की घोषणा करी थी। तो अरे इंसान को कभी तो शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलने से पहले कभी तो शर्म आनी चाहिए। पवन भाई, मामा जी रहते हैं, अवसर तो आपका ही गिरा हुआ है। अगर मैं सच बोल दूं तो क्या कल्प्रिट हूं? नहीं, राज शर्मा जी, अभी मैं सच बोलने का पूरा मौका दूंगा। आलोक जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाली लड़ाई चल रही, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि हर कोई झुग्गी झोपड़ी के पीछे टारगेट तो उन्हीं को कर रहा है, क्योंकि 10% वोट लगभग वहां आ जाता है। सवाल ये है कि मतलब सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, आरोप प्रत्यारोप में माहौल पूरा बना लिया जाए, और दूसरी तरफ ये जो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है, सब लोग कल्पित ठहरा रहे भैया कांग्रेस को, कि कांग्रेस जो है अड़ियल रवैया की वजह से आज यहां तक हाशिए पर आकर खड़ी हो गई। सच बोलना, अखाड़े की पार्टी भी अकेले लड़ रही है।
अरे सर मुझे बोलने जी। दीजिए, शायद मेरे लिए कहा है शिवम भाई ने। हाँ। शिवम भाई दूसरी बात पहले बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस ने जितना सहन किया है इंडिया गठबंधन को बनाए रखने के लिए, हाँ। उतना तो किसी पार्टी ने नहीं सहन किया है। अब आप बताइए, इंडिया लाइन से इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें आई हैं उसमें सबसे ज्यादा किसके पास, सबसे बड़ी बात ही कौन है, सब उसके विपक्ष में। हाँ। तो ये तो न कहे कि कांग्रेस दोषी है, उसने मतलब बर्दाश्त किया था। अब आप सोचिए कि पूरा अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, यूपीडी को सेना का सब हमलावर है, लेकिन देखिए कैसे राजशर्मा जी के मुख से कैसा मक्खन निकल रहा है। अब इससे ज्यादा कितना समझौता करवाना चाहते हैं कांग्रेस का, इतना तो एडजस्ट कर रही है वो। हाँ। अब कांग्रेस अपना तो खत्म करके तो चाहेगी कि ये लोग सर्वाइव करे, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनाव लड़ना बंद कर दे। अब अरविंद केजरीवाल एक आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी से मिल गई है। इस बात को कोई तक आदमी भी नहीं मानेगा, मूर्ख भी नहीं मानेगा अरविंद केजरीवाल की इस बात को कि कांग्रेस बीजेपी से, ये दोनों अलग अलग ध्रुव भारतीय राजनीति से और मिल नहीं सकते। अब कौन सही कौन गलत इस देश की जनता तय करेगी सरकार बनने में, लेकिन ये दोनों अलग ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक के, ये नहीं मिलेंगे चाहे जितना मिलाने की कोशिश करिए, और मिलाने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूँ भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। तो अलग इस तरह के विचार है, देश की जनता तय करे किस विचार को जिताती है। तो अरविंद केजरीवाल जब इस तरह का आरोप लगाते हैं तो मुझे हंसी लगती है कि चुनाव जीतने के लिए आप अनर्गल आरोप मत लगाओ। ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब पहले प्रश्न का उत्तर, अरविंद केजरीवाल का आज मैंने बहुत सुना, बहुत जगहों में डिबेट भी किया, वो कह रहे हैं कि जो झुग्गी हटाएंगे अडानी को दे देंगे। इधर अडानी का उस पर देखो, वो झुग्गी में जाके एक 1 BHK में रहेगा, अडानी जो नौकरी करता है वो भी नहीं रहेगा। दूसरी बात, तो बकौल अरविंद केजरीवाल जो 5,500 फ्लैट दिए गए हैं उसमें कौन सा बीजेपी का कार्यकर्ता रह रहा है, अडानी का एम्प्लॉय रह रहा है? अरे उदाहरण देके तो बताओ, ये 5,000 फ्लैट लगभग आए, इसमें 1,000 अडानी के लोग रहने लगे, तब तो आपका तर्क बनता है। आप अभी 2013 के मोड में 13 में आप आरोप लगाते थे, 15 में आपने कहा साहब हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दो, 20 में कहा साहब हम अभी अपना काम नहीं कर पाए हैं, अभी एक मौका हमें और दो, और 25 तो भाई क्यों मौका दे जनता आपको? आपने क्या नया 25-21 की घोषणा के सिवाय दिल्ली के लिए क्या नया वादा किया 25 में? और 20 और 25 में है जनता कि साहब हमें वोट दो, हम आपको 21 रुपए देंगे। पंजाब में 3 साल हो गए, 1,000 रुपए का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, पूरे राज्य है पंजाब, समृद्ध राज्य, आपने चवन्नी नहीं दी पंजाब में, चवन्नी की कसम है। ठीक है आलोक पांडे जी, पंजाब का वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। हाँ ठीक है आलोक पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, रमन सिंह आजाद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। रमन सिंह आजाद साहब, ये ना इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो छोटा सा हिस्सा ना होता, और वो कुल्हाड़ी के पीछे का छोटा हिस्सा आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भैया करामात इन्हीं की है, यही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर करो। और सवाल तो ये बन जा रहा है कि भाई कांग्रेस से ज्यादा आपकी सुनी जा रही है, और आपने सबको गोल मटोल कर लिया, सबको मिला लिया, अब आप चाह रहे हैं कांग्रेस साइड से हट जाए। अब एक तो आप पर ये आ रहा है कि आपने अटैक जो किया है वो कांग्रेस पर आपने किया, आप छत्तीसगढ़ चले गए, आप हरियाणा चले गए, वो दिल्ली में घुसाए तो आपको दिक्कत हो गई, पहला सवाल। दूसरा, झुग्गी झोपड़ी को लेकर लगातार आरोप, विक्टिम का रोल जो है प्ले करना है वो भी आप कर ले रहे हैं, मतलब आप क्राउड फंडिंग भी कर रहे हैं, आप जो स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, आप महिलाओं को योजना भी दे रहे हैं, पंजाब में दे नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके किसी योजना पर राज शर्मा से लेकर पवन गोयल जी तक किसी को विश्वास नहीं है, तो दिल्ली की जनता पर कैसे विश्वास जताइएगा, मतलब कैसे आप दिलवाइएगा? शिवम जी, राज जी और पवन जी, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दोनों की राजनीति सिर्फ नकारात्मकता पर आधारित है। जितनी देर की डिबेट हुई दोनों साथियों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन खुद क्या करेंगे कुछ नहीं बताया, केवल आम आदमी पार्टी की आलोचना। और आम आदमी पार्टी
की आलोचना के सहारे अगर कांग्रेस और भाजपा चाहती है कि दिल्ली में नैया पार हो जाए तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, आम आदमी पार्टी उसके आधार पे जा रही है। अब झुग्गी झोपड़ियों की जैसे बात है तो केंद्रीय मंत्री हैं इनके हरदीप पुरी जी, जो नगर विकास है वो उनके हाथ में था, ये कर देते अभी तक, लेकिन नहीं किया। वहां भी एक सिर्फ ऐसा वादा जहां झुग्गी वहां मकान, केवल उसको उसी तरह जुमला बना दिया जैसे 15 लाख का जुमला था, चुनाव के समय बोल दिया, ऐसे ही जहां झुग्गी और वहीं मकान, ऐसे ही उसको एक जुमला साबित कर दिया दिल्ली के लिए। तो आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर नहीं जा रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इससे बिल्कुल मतलब छोड़ के आम आदमी पार्टी अपनी बात रख रही है, अपनी बातें बता रही है। जो हमने किया है वो हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं और उसी के आधार पर पिछले 2 चुनाव हुए हैं और पूरे देश ने उसका परिणाम देखा है। और इस चुनाव में भी जो प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है उसमें भी ये देश देखेगा और रमन सिंह जी एक बार फिर उदाहरण बनेगा। रमन सिंह जी, मैं ऐसे आमतौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह देते भाई हमने स्कूल बनाया, हमने अस्पताल बनाया। मैं अगर आपसे पूछूं, अभी आप आम आदमी पार्टी के बनाए गए 5 स्कूल का अगर नाम मुझे बता दीजिए तो आप, अगर आपको याद हो तो बताइए। शिवम जी, जैसे ही डिबेट खत्म होगी मैं पूरी लिस्ट आपके पास भेज दूंगा, पूरे मोहल्ला क्लिनिक की लिस्ट आपके पास भेज दूंगा। कौन बताएगा? मैं दिल्ली में सीसीटीवी रमन सिंह जी, वो राज शर्मा भी जान रहे हैं, राज शर्मा जी भी जानना चाह रहे हैं, उन्हें भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। शिवम जी, हाँ, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अगली डिबेट में मैं आपके बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल से जवाब दूंगा, आप बिल्कुल घेरिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं पूरी सूची आपके पास भेज दूंगा। हाँ ठीक है रमन सिंह जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। पवन गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं ये जानने के लिए कि भाई इधर कांग्रेस पार्टी का तो एक के बाद एक योजना आ रही है, अभी कल ही बीते दिन पहले ही एक योजना आई है, और इधर आम आदमी पार्टी वाले तो पूरा फैल गए हैं दिल्ली भर में। पवन गोयल जी, सबको इंतजार है, आपका मैनिफेस्टो कब आ रहा है, आप क्या करेंगे? क्या 5 तारीख को चुनाव है तो क्या 4 को आएगा क्या? पवन गोयल जी, आप अपनी तैयारी भी तो बताएंगे ना दिल्ली की जनता को। मैं पहले, बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, मैं आपको पहले ये उत्तर दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना होने के बावजूद, एमसीडी में ना होने के बावजूद, केंद्र सरकार ने, सांसदों ने क्या सुविधा दिल्ली के लोगों के लिए दी है। मेट्रो के अंदर जितना भी योगदान रहता है सेंटर का, केंद्र सरकार का रहता है, जिसके आप देख रहे हो दिल्ली में किसी छावनी से बढ़ता हुआ है, उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है। सुनते मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 200 किलोमीटर की मेट्रो थी, आज 450 किलोमीटर की मेट्रो है। पवन जी, केंद्र सरकार का योगदान है या नहीं है, ये बताइए आप। मैंने ये तो नहीं, केंद्र का है, लेकिन आप राज्य को छोड़ दे रहे हैं। आप शांत रहिए। आपका ये केंद्र और राज्य के सहयोग से, शिवम जी, मैं केंद्र और राज्य के सहयोग की बात करिए। 200 किलोमीटर की मेट्रो की पहुंच जी, आज 450 किलोमीटर की मेट्रो है। काम कर रही है, मैं वही बोल रहा हूँ, बीच में ना बोले। रमन सिंह जी, एक एक करके अपनी बात रखिए तो आसानी से सब अपनी बात रख लेंगे। पवन जी, पूरे तथ्य तो रखिए आप। नहीं, मैंने वो तो नहीं कहा। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा रमन सिंह जी, आप चिंता मत करिए। शिवम जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे बीच में ना बोले। हाँ बोलिए। अगर मैं कोई बात झूठ या गलत बोल रहा हूं तो इनकी बात है, उसको सच कर दें, लेकिन बीच में इंटरप्ट ना करें। नेशनल चैनल पे बैठे हैं तो उसको नेशनल ही रहने दें, इंटरनेशनल ना बनाओ। मैं वही बात बोलूंगा तो केंद्र सरकार का योगदान है। मैं कोई गलत बात बोलूं, झूठ बोलूं, अपनी बारी में करेक्ट कर दें। रेलवे का, मेट्रो का सबसे बड़ा योगदान दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का है। 2300 पार्कों को जो मेंटेन किया गया, जो उसके अंदर जिम लगाए गए, वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए। उसके बाद जितनी भी केंद्र के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स है, LNJP है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, उस बड़े बड़े अस्पतालों को केंद्र सरकार देखती है। केंद्रीय विद्यालय को केंद्र सरकार देखती है। मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी कूड़ा घर से दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो मशीन लगाई गई थी पिछली सरकारों से, एमसीडी के हिसाब से केंद्र सरकार के योगदान से लगाई थी, दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं था। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो हो गई वो बात है जो दिल्ली सरकार को, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के रहते हुए केंद्र सरकार ने की। अब बात करते हैं भाजपा के मैनिफेस्टो की। भाजपा के मैनिफेस्टो का इंतजार कीजिएगा साहब। दूसरा, अभी ये आम आदमी पार्टी के आपने प्रवक्ता से पूछा कि 5 स्कूलों के नाम बता दो, इनको डिबेट में बताना चाहिए था, डिबेट के बाद बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया। CAG की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी को 2016 तक 1800 कॉलोनियों में साफ पानी पहुंचाना था।
2025 आ गया लेकिन 400 कॉलोनियों से ऊपर नहीं पहुंचे। 1400 कॉलोनियों का पानी की लाइन डलना और पानी पहुंचाना अभी पेंडिंग है। एक और महत्वपूर्ण बात, रही बात स्कूलों की, स्कूल कोई नहीं बनाया, इन्होंने कमरे बनाया 22,374 कमरे। दिल्ली को जरूरत थी इनके मैनिफेस्टो 2013, 15 और 20 के हिसाब से 500 स्कूलों की, जब 2013 में, आज जरूरत है 2000 स्कूलों की। इनके पास कोई एजेंडा इस तरह का नहीं है, ये हर बार नए एजेंडा लाते हैं। अगर इन्होंने विकास किया था तो 2100 रुपए की ऑफर ना देते, अगर इन्होंने विकास किया होता तो 60 साल से ऊपर का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में ना कराते, अगर इन्होंने विकास किया होता तो 18,000 रुपए पंडितों के लिए और ग्रंथियों के लिए ना देते। ये कहते कि जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए, लेकिन नहीं किए। 76 में से 7.5 वादे पूरे इन्होंने नहीं किए, ना 500 स्कूल का किया, ना 50 कॉलेज का किया, ना फ्री वाईफाई का किया, ना 10,000 डीटीसी बस का किया, ना ही ऑक्सीजन प्लांट का किया, ना ही 15 लाख नौकरियों का किया। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने वादों पे ये खुद ही गिरे हुए हैं। अगर ये अपने ही मैनिफेस्टो उठा के लिए आए ना, उन पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मुझे बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, ये 500 से छोड़ो, स्कूल कॉलेज अस्पताल फ्री वाईफाई यहाँ तक की छोड़ो, 1500 नौकरियां नहीं दी। जो आज भी प्राइमरी टीचर काम कर रहे हैं, जिनको इन्होंने वादा किया था हम उनको पक्का करेंगे, उनको भी पक्का नहीं कर पाए। 2013 से 25 आ गया। और एक और बात बता दूं चैनल पे बैठ के, 2025 का पहली बात तो चुनाव जीतने वाले नहीं है, हार की तरफ जा रहे हैं। गलती से जीत भी गए तो ये पता क्या बोलेंगे, एलजी साहब नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं करने दे रहे, बीजेपी नहीं करने दे रहे, अमित शाह के गुंडे नहीं कर रहे। जब आपसे सरकार संभलती नहीं है तो भाई विड्रॉ कर लो, हम चला के दिखाएंगे सरकार। और हमारा वादा है आपको प्रशासन में, कानून व्यवस्था में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब सुविधा देखने को मिलेगी। ठीक है पवन गोयल साहब, ठीक है। राज शर्मा जी, ये पवन गोयल साहब ने तो लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी। आप अभी कह रहे थे कि इन्होंने 10 साल तक काम नहीं किया, वो तो कह रहे हैं भाई हमने क्या नहीं किया ये बोलिए, हमने सब कुछ किया। और उधर आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं भाई हमारा भी योगदान है, हमें मत भूल जाओ। राज शर्मा साहब, अब जनता आपसे पूछ रही है कि भाई आप क्या करेंगे, और आप कह रहे थे कि आप लोग लगातार कह रहे थे कि शीला दीक्षित जी के जमाने में स्वर्ण काल था दिल्ली का, वो वापस आएगा। अब योजनाएं जिस हिसाब से आ रही हैं, झुग्गी झोपड़ी का हाल वही है, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है, तो फिर शीला दीक्षित जी के समय में लोग कह रहे हैं भाई तब आपने क्या काम किया था वो काम बताइए। और आप किस मुंह से जा रहे हैं कि आप ये आम आदमी पार्टी वाले ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं 4 महीना 5 महीना पीछे चले जाइए, तो आप लोग साथ में ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक ही चम्मच से दोनों लोग खा रहे थे। देखिए मैं सबसे कहूंगा फिक्र नहीं है मुझे यहाँ पे बैठे लोगों के रुक जाने की, लेकिन जो गलत है मैं उसे गलत कहूंगा, चाहे वो मैं भी हूं। पहला शब्द पवन भाई, आपको माफी मांगनी, आपने एक शब्द कह दिया कि देश अमेरिका जैसा विकसित नहीं है, बिल्कुल शर्म मांगो। आपको 2014 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक विकसित होते हुए देश को अग्रसर होते हुए आपके हाथों में सौंपा था। और लागत है अगर आप जैसा प्रवक्ता ये कहता कि मेरा देश अमेरिका जैसा विकसित नहीं है, मैं कहता हूं अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर मेरा देश है। दूसरी बात, राज्य साहब सुनने में कुछ समस्या हुई है, हो सकता है क्योंकि आपको हर जनता के व्यक्ति की जो प्रोडक्टिव इंसान है उसकी समझ, मेरे शब्द नहीं है, अमेरिका जैसा विकसित नहीं है आपने कहा था। नहीं दोबारा देख नहीं है राज्य साहब, सुनने में कुछ हुई, अमेरिका का तो जिक्र भी नहीं किया आपने। अरे देख लो, यूएस कह दिया होगा, सुन लो आप। नहीं दूसरी बात, आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी, मैंने अपने शेर पे कहा था जो गलत है उसे गलत कहूंगा, कहा था वो पानी नहीं दे पाई। आपके गवर्नर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ? क्या पानी की सुविधा नहीं करवा सकते? है बेकार की बात है। सारे चीज रोक सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन पानी नहीं दे सकता है, ये गलत बात है। मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, देश का सबसे बड़ा शराब अगर कोई है आम आदमी पार्टी है। ऐसी झंडा नहीं, एक सेकेंड राज शर्मा जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर एक सिचुएशन मानते हैं कि एक उदाहरण के लिए, अगर इस चुनाव में 100% अगर मान लिया जाए कि चलिए 100 सीट है, अगर 33 आ गई तीनों की, 33.33, 33.33, आप किसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे? बीजेपी के साथ या आम आदमी पार्टी के? मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा था, अगर मेरी पार्टी की दिल्ली में ब्लंडर है
तो वो ब्लंडर हाँ। आम आदमी पार्टी को पहली बार समर्थन दे के हुआ था। अच्छा, तो मतलब पवन गोयल साहब, सुनिए, सरकार तो बनेगी तो आपके साथ आएंगे ये राज शर्मा जी? शिवम भाई, हाँ ऐसी ब्लड दोबारा इलेक्शन हो जाए, हाँ मगर मैं एक आग्रह करता हूं अपने नेताओं से, हाँ वी डोंट वांट टू रिपीट ब्लंडर। हाँ। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं लोकसभा में ब्लंडर किया आपने? लोकसभा में भी देखिए, एक मिनट, मैं आज दिल की बात कहूंगा। हम आप किसी चैनल पे एक डिबेट में थे जब आपने कहा था कि हम सरकार बनाएंगे मिलके। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप आज ब्लंडर बोल रहे हैं। लो, मैं कह रहा हूं ना आपको, राजनीति में कोई भी दोस्ती अस्थायी नहीं होती, परमानेंसी कोई चीज नहीं है, अस्थायी थे हम दोस्त। एक और अच्छा भैया, मैं गलत कहूं तो बताओ ना। मैंने आज कह दिया जो गलत होगा उसे गलत कहा जाएगा, चाहे वो मैं हूं चाहे शिवम भाई हो। मैं दो बातें जानना चाहता हूं बस। अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया तो ये सरकार में क्या कह के आई थी? लोकपाल लाऊंगी। जैसे वीपी सिंह वो फोर्स का नाम लेते हुए एक पर्ची लेके घूमते थे कि पर्ची दिखाऊंगा, मर गए, पर्ची नहीं दिखाए। क्षमा के संग कहता हूं, प्रधानमंत्री थे, ऐसा शब्द नहीं कहता। वैसी केजरीवाल साहब घूमे, ऐसी मैं लोकपाल लाऊंगा, ईमानदार रहूंगा। आप बोलो पहले तोलो। क्या जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक वो पॉट शीट लगाने की? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी राजमहल शीश महल बनाने की? गरीब को खाना नहीं मिल रहा, और मेरे देश का अभिभावक, दिल्ली का अभिभावक ऐसे घर पे रहेगा? रहना चाहिए, साधारण घर है। मैं नहीं समझता। मेरे देश का अभिभावक, मेरा प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं अमेरिका से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है। राज शर्मा जी, अभी आपने कहा शीश महल में ये क्या जरूरत थी जो है वो लगाने की, पता नहीं क्या आप तो कहे पोर्ट लगाने की। मैं ये कह रहा था कि हाँ पोर्ट, ये लोकसभा में वो दिखा नहीं दिखा शीश महल, उस पे ग्रीन मतलब स्क्रीन डाल दिया गया था। मैंने एक बात बता दूं आपको। हाँ। मैं रोज चलता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। हाँ। कभी कभी कोई जानवर मेरे से मर भी जाता है। अच्छा। मैं माफी मांग लेता हूँ। मैं देखिए, मैं अपने मैंने जो शेर कहा, मैं उस पे कायम रहूंगा। हाँ बिल्कुल। जो गलत होगा उसे गलत कहूंगा, चाहे वो मैं भी हूँ। तो ये बात आप दिल्ली की जनता को राज शर्मा जी कैसे बताएंगे कि मैं अपनी गलती आप जाके कहेंगे कैसे जनता को? मान लीजिए दिल्ली का वोटर है, उससे आप क्या कहेंगे, कैसे वोट देना है? मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ एक और बात में देखिए, अरे दादा, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ रहा है? पहले जीत लेंगे फिर सरकार बना लेना। जो जीता वो सिकंदर। मगर मैं दिल्ली की जनता को इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, देश विश्व में अगर जाना जाता है तो दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसकी छवि को हल्के मत होने देना। ये वही शीला दीक्षित थी जिनको केजरीवाल साहब, अन्ना हजारे साहब गालियां देते थे, मगर वो साधारण घर में रहती थी। और मैं आज भी दावे के संग कहना चाहता हूं, आलोक भाई बैठे हैं, पवन भाई बैठे हैं, आप बैठे हैं भैया रमन भाई, एक बात बता देना कि शीला दीक्षित से ज्यादा काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने कर दिया होगा। एक और बात बताऊंगा, मैं दिल की बातें कह देता हूं, जो गलत है उसे गलत कहना है। आज सुन रहे हैं, करोड़ों व्यू रहे हैं इसके। आप एक बात बता दीजिए, आप अपने के लिए कह के आए थे ना ईमानदारी के लिए, शिवम जी का बटन भी उल्टा लगा देते। पवन गोयल जी आ रहा हूं। क्या फर्क पड़ता था? और एक और बात बता दूं, आपकी भी गलती नहीं, आम आदमी पार्टी की। अभी कोई कह रहा था, आलोक भाई ने कही थी, आप कहते हो कांग्रेस को बी पार्टी, बीजेपी की। इसका मतलब जिस दिन कांग्रेस की पार्टी बीजेपी की बी पार्टी हो जाएगी, धरती ऊपर हो जाएगी, आसमान नीचे हो जाएगा। ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है। आलोक जी, ये आज राज शर्मा जी बड़ा भावुक नजर आ रहे हैं। आज वो पता नहीं क्या हो गया उनको, आज वो बहुत मतलब जैसे आंख में आंसू है, कुछ बोलेंगे तो रो पड़ेंगे। आज वो पता नहीं क्यों इतना भावुक हो गए। मतलब आमतौर पर मैंने राज शर्मा जी को आक्रामक रवैया देखा है, इतना भावुकता उनके अंदर आमतौर पर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता। अब आलोक जी, शिवम जी, हम लोग भी आप ही हैं, राज शर्मा जी को बिल्कुल पूरे आक्रोशित भाव में अपनी बात रखते हुए। पर आज भावुकता में सबसे ज्यादा तो गाली तो मैं खाता हूँ। आलोक जी एक सेकंड,
एक सेकंड मैं आलोक देश जी, को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। आलोक जी, आज राज शर्मा जी भावुक हैं। वो अपनी पार्टी से भी कहीं ना कहीं वो शब्दों से पता चल रहा है कि वो नाराज थे कि भाई लोकसभा में इनके साथ जाने की जरूरत क्या थी, ये हमारे आदमी थे ही नहीं कभी। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अभी जो लड़ाई ट्रायंगल में आकर फंसी हुई है, वो एक था ना, वो जहां जाके प्लेन गायब हो जाती थी बरमूडा ट्रायंगल वाला, ये लड़ाई यहां पर आके खत्म हो गई है। यहां योजना ही चंपत हो जा रही है, यहां पता ही नहीं चल रहा है। और इस वक्त दिल्ली का जो वोटर है ना, वो इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में है आलोक जी, उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि राज शर्मा जी की भावुकता देखे, कि रमन सिंह आजाद जी के बड़े बड़ी योजनाएं, कि पवन गोयल जी का विश्वास। अब वो जाए कहां, यही सवाल, यही हर दिन मैं आपसे पूछता हूं। अब मैं आपसे फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि क्या करे दिल्ली की वोटर, मतलब करे क्या? आप भी तो शायद वोटर हैं, तो आप क्या करेंगे अब? देखो ऐसा है, वोटर कभी कंफ्यूज नहीं होता। हाँ, पार्टियां कंफ्यूज भले होता है, हाँ, वोटर पहले से डिसाइड करे होगा। अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि हम अपनी पार्टी को उखाड़ना है, तो फिर वो उखाड़ देगा। देश की जनता ये नहीं देखती विकल्प कौन, विकल्प नहीं, तो विकल्प पैदा करती। लोकतंत्र में जनता ही विकल्प पैदा करती। तो इसलिए अगर किसी पार्टी को ये गलत फहमी कि हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो बड़े बड़े है, बड़े बड़े चले गए देश विकल्प की टक्कर में। 140 करोड़ लोगों का देश है और जनता तय करेगी। और दिल्ली की जनता इस समय तय करेगी वोटर में कि भाई किसको वो जिताए। लेकिन बस मेरा मानना ये है कि देखिए, किसी भी शहर को, दिल्ली जैसे शहर को तीन चीजें की जरूरत होती है। ये 3 तरह की योजनाओं की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और सोशल वेलफेयर। तो जो अरविंद केजरीवाल है, वो सोशल वेलफेयर को तो हाईलाइट करके चुनाव जीत गए, और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में काम करना था, उसके लिए माफी मांग लिया कि हम अगली बार कर लेंगे। तो जनता जो 66% काम है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का, वो काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। उसने वेलफेयर स्कीम में 33% में अच्छा काम किया होगा, लेकिन 66% काम उनको अच्छा नहीं मिला। अब जनता दिल्ली की सोच रही है कि जो 66% काम नहीं किया इन्होंने, उसके अब हम नहीं रह सकते उसके बगैर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हम नहीं रह सकते। जो शीला दीक्षित ने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, वो 10 साल उसके द्वारा दिल्ली चल गई। इन 10 सालों में, अगले 10 साल के लिए जो दिल्ली में तैयार होना था, वो आम आदमी पार्टी तैयार नहीं कर पाई। अब दिल्ली की जनता जो ये तय करेगी कि हमें केवल वेलफेयर स्कीम में रहना है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तात्कालिक जो डेवलपमेंट की जरूरतें हैं वो पूरी करने वाली सरकार थी। वो आम आदमी पार्टी को चलेगी या कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर कांग्रेस ताकत से चुनाव लड़े, तो मुझे लगता है जो 4.26% लोकसभा में उसे मत मिले हैं, वो 10% के ऊपर तो हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक पांडे जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। पवन गोयल साहब, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं रमन सिंह जी के पास जाऊंगा। मुझे लग रहा है आज कांग्रेस के प्रवक्ता ना सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। वैसे कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से कम नहीं है और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, और जब भारत अमेरिका से कम नहीं है तो बच्चों को विदेश भेजने की जरूरत क्या है? पहली बात। दूसरी बात, विकासशील और विकसित देश का अंतर जवाब ले लेना, कौन सा देश विकासशील है और कौन सा विकसित देश है? भारत के तिरंगे के लिए तो हम जान देने को तैयार है, हम इसी बात का जवाब देना होंगे, हम तो तिरंगे के लिए शहीद होंगे। अभी हमें बॉर्डर पे खड़ा करो तो हम शहीद होना चाहते हैं, हमारे लिए वो ज्यादा गर्व की बात है। कैसी बातें करते हैं चैनलों पे बैठ के बेकार की। दूसरी को सबसे बड़ी बात, अभी ये जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा की टीम बता रहे थे, मैंने याद दिलाना चाहता हूं, मैंने अपने बच्चे को विदेश भेजा, सर 1 मिनट में, क्योंकि आपकी सरकार अपनी बारी में, शिवम जी गलत बात है, देखो मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। एक सेकंड, राज शर्मा जी, काम डाउन, राज शर्मा जी काम डाउन। आऊंगा आपके पास आऊंगा, आप पूरी बात रखिएगा, अपना पूरा काउंटर का मौका मिलेगा। राज शर्मा जी बोलने दीजिए पवन गोयल। आप अपनी बारी में ठीक कर रहे हैं मुझे, शर्मा जी नाराज ना हो आप। पानी क्यों ठंडा, तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी वैसे। मैं ये बोल रहा हूँ, आप सर्दी देखो, मुझे तो लगता है कांग्रेस ने सबसे पहले क्या नारा दिया था, आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ 2013 में और 15 के बाद, ये भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। और आम आदमी पार्टी ने क्या बोला था, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों देश को लूटने आई है। लेकिन आपने 2024 के इलेक्शनों में सारे देश ने, पूरे विश्व ने, भारत की राजनीति को जिसने भी देखा उन्होंने जान लिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही दूसरे के पहलू हैं। और आज भी इंडिया लाइन से किसी का नाम छूटा नहीं है, आज भी इंडिया लाइन में दोनों है। आज विधानसभा में बेशक अलग हो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन इंडिया लाइन से अभी इनकी टूट हुई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं
अंदर खाते इनकी सेटिंग है, दोनों एक ही हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए लड़ रहे हैं, काम ये आम आदमी पार्टी का ही कर रहे हैं। इनके जो वादे हैं बिल्कुल खोखले हैं। राहुल गांधी जी की रैलियां आप देख रहे हो, बिल्कुल नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के आला लीडर दिल्ली में ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जैसे चुनाव है ही नहीं है। तो और आपने सुना भी होगा, आम आदमी पार्टी अगर टारगेट कर रही है तो भाजपा को कर रही है, कांग्रेस के तो कहते हैं वो तो लड़ाई में ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले कांग्रेस के प्रवक्ता क्लियर कर लें कि दिल्ली में कांग्रेस लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही। जी ठीक है। आप पवन गोयल जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमन सिंह आजाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो आप पवन गोयल जी का जवाब दे दीजिएगा कि आप दोनों अंतर खाने में भाई एक साथ है और कुछ टूट नहीं हुआ है, बस बाहर दिखावा है, इनका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप जितनी भी कह रहे हैं कि महिलाओं को चाहे 2100 रुपए देना हो और फिर अंबेडकर स्कॉलरशिप देना हो, फिर इसके बाद ग्रंथियों को 18,000 देना हो, इसमें से जितनी भी योजनाएं इस बार आपने लॉन्च की है रमन सिंह आजाद जी, उसमें से कितनी योजना आप पंजाब में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, पहला तो इंडिया गठबंधन को लेकर है, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये चीज हुई थी कि हम लोग दिल्ली में एक साथ लड़े थे और पंजाब में अलग अलग लड़े थे। हाँ। तो इंडिया गठबंधन में अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है कि जो इंडिया गठबंधन है उससे या कांग्रेस अलग है या आम आदमी पार्टी अलग है। ना कोई ऐसी आधिकारिक अलग होने की घोषणा की गई है। ये इंडिया गठबंधन बनने से पहले से ही तय था कि विधानसभा चुनाव में अपने स्तर से सब लड़ेंगे। सपा भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जाके लड़ी और अन्य जगह। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अलग लड़ी, दिल्ली में हम लोग साथ लड़े। विधानसभा का चुनाव ये कांग्रेस अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है, आम आदमी पार्टी अपने किए हुए काम के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। अंत में फैसला जनता करेगी कि वो किसको चुनना चाह रही है। और दूसरी बात रही बात योजनाओं को लागू करने की, तो जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है वो आज तक पूरे देश में किसी सरकार ने नहीं किया था। जैसे बजट को लेकर अगर मैं कहूँ, जब 2014 में हमको सरकार मिली उस समय 29,000 करोड़ रुपए बजट था दिल्ली सरकार का। आज 68,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार का बजट है। ये परिवर्तन आया है। 200 किलोमीटर की मेट्रो थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार में 450 किलोमीटर की मेट्रो है आज दिल्ली में। केंद्र का भी सहयोग है, मैं बिल्कुल पवन जी की तरह उसको डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं उसमें सिर्फ केंद्र का ही है। केंद्र का भी सहयोग है, राज्य का भी सहयोग है, लेकिन काम किया, चाहे फ्लाईओवर के मामले में हो, चाहे दिल्ली के स्कूलों में नए कमरे जोड़ने का मामला हो, चाहे बिजली 24 घंटे बिजली। शायद दिल्ली एकमात्र पूरे देश का ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली मिलती है बिना किसी कट के, और वो भी निःशुल्क। मैं रमन सिंह जी इस बार जो आपने योजनाओं का ऐलान किया उस पे आ रहा हूं। आपने कहा कि भाई ग्रंथियों को 18,000 देंगे, पुजारियों को 18,000 देंगे, दे रहे हैं क्या आप पंजाब में? जी, पंजाब में आप दे रहे हैं, मतलब पंजाब वालों को दे रहे हैं? आपकी सरकार चल रही है वहां पे 3 साल से। अभी ये घोषणा दिल्ली सरकार ने की है, जिस दिन पंजाब की सरकार घोषणा करेगी अपने बजट के आधार पर तो बिल्कुल रमन सिंह जी, वो 1,000 वाला जो आपने योजना का ऐलान किया था वो दे रहे हैं आप पंजाब में? उस पर भी पंजाब की सरकार काम कर रही है। कुछ इशू थे जो पंजाब सरकार को इतने कर्ज में मिला था, जो पंजाब सरकार इतने कर्ज में थी। अरे रमन सिंह आजाद जी, ये 3 साल में ना एक ग्रेजुएशन हो जाता है एक बच्चे का, आगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने लग जाता है। अभी तक आप दिल्ली में थे तो आप कह रहे थे देखिए एलजी कोई काम नहीं करने दे रहे। भाई पंजाब में तो आपको पूरी सरकार मिली हुई है, वहां पर क्या अड़ंगा आ रहा है भाई आपके पास? हमने पंजाब में मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। हाँ शिवम जी, हम दे रहे हैं। हमने पंजाब में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की थी, हम दे रहे हैं। हमने किसानों को धान के मूल्य और गन्ने के मूल्य बढ़ाने की बात की थी, हम कर रहे हैं। अगर महिलाओं को ये राशि देने की बात है उसको भी पूरा करेंगे। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमने वादा अगर किया है तो हमने इतने सारे वादे अगर पूरे किए हैं तो उस वादे को भी हम बिल्कुल पूरा करेंगे। और पंजाब की जनता इस बात पर विश्वास करती है। नहीं तो दिल्ली की जनता, हाँ बोलिए। दिल्ली में भी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं,
इसीलिए पंजाब की जनता को भी विश्वास है और दिल्ली की जनता को भी विश्वास है कि अगर आम आदमी पार्टी कुछ कहती है तो पूरा करती है। क्योंकि जब हमने 200 यूनिट बिजली की बात की थी तो पूरे देश में इस तरह से बिल्कुल हाहाकार मच गया कि ये कैसे संभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। 200 यूनिट देंगे तो बिजली कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, दिवालियां हो जाएंगी। बात कर रहे हैं उसके कॉल को पर रखा है। ठीक है रमन सिंह जी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, आलोक जी जल्दी से। मैं सर ये कह रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक आने का 4 किलो घी था, लेकिन एक आना नहीं था। ये बस फ्री की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बसों की क्या हालत है, महिलाओं के लिए बसों में महिलाओं के लिए बस रोकते नहीं है। बहुत लोग मैंने देखा मीडिया में कि वो बजाय कहती है हमें गाड़ी अलग से मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार है 3000 बसों की हालत की बात ना 15,000 बसों की जरूरत है, 3000 चला रहे हैं, 12,000 बसें कम है। शीला दीक्षित के समय से बसें कम हो गई। ठीक, आप कभी दिल्ली जाइए तो जरूर घूमिएगा दिल्ली की बसों में। अरे हम घूमे इसलिए कह रहे हैं, आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। और मार्शल वहाँ पे हटा नहीं है, मार्शलों को आज जो दिल्ली में बसों की संख्या है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें सबसे ज्यादा दिल्ली में है। एक सेकेंड आलोक जी, ठीक है आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा। समझिए मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले पवन गोयल जी से एक सवाल ले रहा था। पवन गोयल जी, आपका मैनिफेस्टो कब आ रहा है और आपकी लड़ाई किससे, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? शिवम जी बताइए क्या कर रहे हैं। जी पवन जी, मैं ये कह रहा था कि आपका मैनिफेस्टो कब आ रहा है, और क्योंकि योजनाएं तो राज शर्मा जी भी लॉन्च कर चुके हैं और ये रमन सिंह जी तो बैक टू बैक 6 मारे जा रहे हैं, आपकी लड़ाई किससे है, क्या कुछ स्ट्रेटजी आपकी, कैसे चुनाव में उतरिएगा, कैसे काम करिएगा? जी मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली के स्कूलों की हालत को सुधारा जाएगा, स्कूल के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, कॉलेज के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स के नंबर बढ़ाए जाएंगे, रोड को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले केजरीवाल जी बैटिंग कर रहे थे, आओ जी हम 7.5 मिलकर चलेंगे और दिल्ली को गड्ढा मुक्त करेंगे। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ दिल्ली गड्ढों से भरी हुई है या दिल्ली गड्ढे में है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज तक दिल्ली सरकार ने कोई बात नहीं की है। एमएनसी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से कभी कोई बात नहीं की है कि अगर दिल्ली के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों को लगाया जाएगा तो उससे रोजगार के अवसर पड़े होंगे। इन्होंने हमेशा फ्री की राजनीति की है और फ्री की राजनीति करते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फ्री वाईफाई, जन लोकपाल बिल, यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम, पार्कों को मेंटेन करना, गलियों को मेंटेन करना, सड़कों को बनाना, नालियों को मेंटेन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल करके दिखाएगी। आम आदमी पार्टी की तरह पीठ दिखाकर भागेगी नहीं, बीजेपी पे, एलजी पे या मोदी जी पे आरोप नहीं लगाएगी। सुबह आरोप लगाते हैं, दोपहर में आरोप लगाते हैं, रात को आरोप लगाते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को। अभी ये डीटीसी बसों के ऊपर बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी के शब्द थे 22,000 बसों के, डीटीसी बसों के, और जो इलेक्ट्रिक बसें नीली वाली चल रही है तो उस पर देख भी लीजिएगा, मैं दिल्ली से ही आता हूँ, उसके ऊपर मोदी जी की फोटो सेंट्रल गवर्नमेंट दिख जाएगा। इनकी भी हुई बसें नहीं है, ये सिर्फ बातें ही बातें करते हैं। इनसे फोटो तो कहीं लगा लो, पूरे बाद में हो जाता हूँ, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। फोटो तो जियो में भी लग रही है। ठीक है पवन गोयल जी, ठीक है। राज शर्मा जी, आप इतने चिढ़काए जाते हैं, मतलब मैं आप ही के पास आ रहा था। चुप हो जाओ। नहीं बोलिए राज शर्मा जी, सुनिए तो मैं ये कह रहा था कि ये दिल्ली में लड़ाई तो चली रही है, अब वो पवन गोयल साहब कह रहे हैं कि भाई आप आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं चोरी छिपे, अब बता नहीं रहे हैं, ये चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर आप गलवैया करने लग जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बस मुझे ज्यादा नहीं कुछ कहना, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि अभी पवन भाई ने कहा था, और उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आप भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अलग अलग लड़ रही है, अठावले की कोई पार्टी है, मैं शायद वो एनडीए की ही पार्टी है, मैं नाम बोल रहा हूँ, स्वराज करके समथिंग करके, उन्होंने भी 15 अपने, एनडीए भी अलग अलग लड़ रही है। दूसरी बात, अभी पवन भाई ने कहा था आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ाओ, क्या करूं, मेरा तो बदनसीब है, जब पहली बार 2014 की सरकार बनी थी, उसी की उम्र के, वो भी 18 साल का था, उसी की उम्र के लड़कों ने आपको वोट दिया था। हालांकि उसने नहीं दिया, ये बात अलग है। जब आपने एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया इंडिया में जो फॉरेन कंट्री के विश्वविद्यालयों के बराबर बराबरी करता हो,
क्या करूं बताओ? तुमने तो मुझे कर्जे में डाल दिया, अच्छे खासे इंसान को। अब बताओ क्या करोगे पांडे जी? और एक और बात कहूंगा, कभी तो शर्म आती होगी या नहीं आती है? देश के 5 काम दिलाओ आप प्रोडक्टिव, आपने देश के लिए क्या किया? अब मत गिनाना कुछ इधर उधर फहराल, मुझे 5 काम बताओ जो साधारण इंसान के लिए फायदेमंद है, बता दो। पहला काम मैं कह देता हूं, आप ही के नेता ने, मेरे देश के अभिभावक ने जिस जिस चीज का विरोध किया उसी के पक्ष में रहे। जब वो बोलते थे ऐसी क्या बात है, मैं सरकार में बैठा हूं, डॉलर बढ़ा क्यों जा रहा है, रुपया घटता क्यों जा रहा है, आज इसका जवाब देना। आधार कार्ड देश को बर्बाद कर देगा, आज पवन भाई इसका जवाब देना। जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर देगा, आज इसका जवाब देना। मुंह में राम बगल में ईंटे, मिल गए राम तो उनको पीटे, आप इसी का जवाब दे देना पवन भाई। और एक बार क्षमा के संग कहता हूं, मजबूरी पे बच्चे को बाहर पढ़ने भेजा, इतनी हैसियत नहीं थी, मगर अफसोस ये सनातन धर्म के बच्चों को धोखा देने वाली, सनातन धर्म को नष्ट करने वाली बेटी जलाओ पार्टी एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना पाई जहां पे मेरे जैसा साधारण आदमी, मेरे जैसा पंडित अपने लड़के को यहां पढ़ा पाए। नहीं शर्म करो। राज शर्मा जी, आप सनातनी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये महाकुंभ जा रहे हैं कि नहीं इस बार? मैं कल जाने को था, आज ही जाने को था, लेकिन मेरे दोस्त उसकी बेटी की पंजाबी में शादी है, लोहड़ी मना रहा हूं। अभी आपसे जाऊंगा, लोहड़ी मनाऊंगा, मगर मैं नहा के जरूर आऊंगा। एक बात बताऊं शिवम भाई, मैं ब्राह्मण इसलिए नहीं बना कि ब्राह्मण कहलाऊं, बल्कि ब्राह्मण कुल पे इसलिए जन्म लिया कि देश में अगर अन्य लोग दिशा और दशा भूल जाए तो उनको चलने की दिशा भी बता पाऊं। इसलिए मैं कुंभ नहाने जरूर जाऊंगा। और कल मैं अपने घर पे हूं, कल मैं कम से कम 1 लोटा गंगा जल डालूंगा बाल्टी पे, उससे नहाऊंगा। और कल मैं 2 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, गरीबों को खिलाऊंगा, योजना जो है हमारे देश के लिए उनको खुश करूंगा। चैरिटी बिगन्स एट होम। बिल्कुल, मैं अपने को बिल्कुल राज शर्मा जी, बिल्कुल मैंने चैरिटी बिगन्स एट होम। आलोक पांडे जी, चैरिटी बिगन्स एट होम। आप प्रयागराज गए कि नहीं कुंभ नहाने के लिए? आलोक जी पार्टी में है जी जी। एक और बात, एक मिनट इसका भी जवाब दे दो। कल को आप कह दो भाई, जल्दी से, समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी से शब्द मैं कह दूं। बोलने का मेरा तो भाई। हाँ बोलिए आलोक जी, बोलिए। आप बोल चुके पूरी महाभारत। ना पांडे जी बोलिए, आपकी आत्मा जी वाली बात आपने कही। अगर कहा मनमोहन सिंह ने बना दी होती, उससे 1 दिन में नहीं बनती। राजीव गांधी ने यूनिवर्सिटी बना दी होती अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, आपको बेटे पहले था 14 में अगर यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया शुरू होती तो तो नहीं पड़ता। आपके तो मनमोहन सिंह थे ना दरअसल प्रधानमंत्री, उन्होंने बना दिया होता। राजीव गांधी बना दिया होता यूनिवर्सिटी, तो आप अरे IIM दिए तो थे और बना देते, और बना देते, और बना देते अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं है तो फिर। पांडे जी जरा सुन लो मेरी बात को। अगर आप कहेंगे जेएनयू है तो जेएनयू को आने दिए अपने बच्चे को। पूरा हिंदुस्तान जेएनयू में आ जाए, आपको पसंद है, पूरा हिंदुस्तान जेएनयू में आ जाए। और भारत के पूरे प्रधानमंत्री मैंने भाई किसी की नहीं करी। अपमानित करते हैं राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, मैं आलोक जी पता है, एक सेकेंड, इतना गुस्सा क्यों पांडे जी? आलोक जी इतना गुस्सा क्यों है? एक मिनट आलोक जी, पता है राज शर्मा जी जेएनयू में अपने बच्चे को चुनी भावना क्यों है? एक मिनट आलोक जी बता चुका हूँ। सुनिए तो, आलोक तरीका होता है, नहीं बिल्कुल तरीका बर्दाश्त नहीं होगा आपका। आपका तरीका जो होगा, आपका तरीका अपने घर पर चलेगा, आपका तरीका डिबेट में नहीं चलेगा। दिमाग किसी का खराब ना हो, ये डिबेट में साथ जाने का है। आपका तरीका अपने घर पर चलाए, ये तरीका चौराहे पे नहीं चलेगा। बेकार की बातें करते हो आप, जो तरीका आप देश को बेचूंगा मैं बेच नहीं दूंगा, बेकार की बातें करते हो।
तरीका है। चलिए चर्चा यही रोकनी पड़ेगी, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी आपका भी, राज शर्मा जी आपका भी, रमन सिंह जी आपका भी और आलोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो झुग्गी झोपड़ी पर सवाल है और इंडिया गठबंधन में बवाल है। देखना होगा कि झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई कब तक चलती है, किसको हार मिलती है, किसको जीत, और इंडिया गठबंधन में ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब होता है कि सब लोग अपने अपने राह पे चल दिए हैं, या इंडिया गठबंधन अभी इंटैक्ट रहेगा और लड़ाई लंबी चलेगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए।